हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा और एग्जाम में छपने वाला टॉपिक देखने वाले हैं। तो आप निकाल लीजिए कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से तैयार अच्छे अच्छे टॉपिक का एंजॉय करने के लिए और अपने एग्ज़ाम में अपने नंबर को और अच्छा करने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस को बहुत उच्च लेवल तक ले जाने के लिए कॉपी और पेन के साथ जब भी बैठने पढ़ेंगे हमेशा कॉपी और पेन के साथ, हमेशा कॉपी होना चाहिए और हाथ में पेन होना चाहिए, ताकि जो पढ़ाया जाए जो समझाया जाए आप उसको नोट करते चलें और जो पूछा जाए और धीरे धीरे उसको बोलते चलें। चलिए भाई, शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस प्यारी सी क्लास का और आप एंजॉय लेने के लिए तैयार हो जाइए इस प्यारी सी क्लास का। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपको डिफिनीशन नहीं याद रखना है, आप फार्मूले से थोड़ा डिफिनीशन केवल बनाना सीखना है। डिफिनीशन आपकी एग्जाम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आती नहीं है, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ों की दोस्तों डिफिनीशन क्लास 12th में आती नहीं है, आपको केवल उस डिफिनीशन को फार्मूले समझ लेना है। बाकी उसके यूनिट, जैसे हमने आपको बताया था पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, अब देखो यहाँ पे वो जो आपने याद किया था ना, वहाँ पे यहाँ पे कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप जो मैं याद करा रहा हूँ ना, आपको साथ साथ याद करते चलना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिफाइन करते हैं दोस्तों फार्मूले से, जो फार्मूले से आपको याद रखना है वह फार्मूला है फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये दोस्तों प्यारा सा फार्मूला है, इस फार्मूले को केवल आपको याद रखना है। यही फार्मूले से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना है। फार्मूले में फाई ई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर ई क्या है? जान ही रहे हो, वेक्टर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ऐसे याद रख सकते हो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, एक और डिफिनीशन है। वो दूसरी डिफिनीशन क्या है कि कोई आपका ये इमेजिनरी सरफेस या कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो डिफिनीशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेन डिफिनीशन तो ये है, लेकिन डिफिनीशन कहाँ एग्जाम में आ रही है? तो अगर आपको याद हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला याद करना है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ से इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट कैसे याद रखोगे? यूनिट याद रखने के लिए ई और ए का यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो ई का यूनिट हमने याद कराया है, 2 यूनिट। ई का हमने पहला यूनिट आपको ऐसे याद कराया है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, यहाँ से यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। दूसरा ई का फार्मूला डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, यहाँ से बनता है वोल्ट पर मीटर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, ठीक ना। तो यहाँ से जो 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले से 2 यूनिट बने हैं। ये यूनिट आपको, ये मुझे लग रहा है कम से कम तीसरी क्लास ही है हमारी, और तीसरी क्लास में कम से कम ये 5 से 6 बार हो चुका है। तीसरी क्लास में 5 से 6 बार ये हो चुका है। उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा, खोपड़ी में एकदम सेट हो गया होगा ये। तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट होता है भैया मीटर स्क्वायर। तो अपने को मिला क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक तो यूनिट ये हो गया। दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? आर करके लिख दे रहे, आर वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या? वोल्ट मीटर। तो ये वाला यूनिट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम कह रहे हैं भैया ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फार्मूले के साथ ये जो आपने पहले से याद ही कर लिया है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वोल्ट मीटर, ये ऐसे नहीं रट्टा मारना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर सर ने ऐसे बताया है, नहीं। आपको ये फार्मूले बाद ये कैसे हुआ है तब जाके ये याद नहीं करना है, ये इसे निकालना है, क्योंकि दोस्तों भूल सकता है बाद में। वोल्ट पर मीटर वोल्ट मीटर भूल सकता है,
कि वोल्ट पर मीटर किसका था, वोल्ट मीटर किसका था, भूल सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। ऐसे आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे आपको दिमाग में याद रखना है, नहीं कि ये रट्टा मारना है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका डायमेंशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन, ई का डायमेंशन मान लो आपको नहीं याद है, लेकिन यहाँ पे देखो एफ अपान क्यू, एफ का डायमेंशन सबको याद होता है, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का होता है ए टी, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये किसका डायमेंशन आया, ई का। तो ई की जगह पे जो डायमेंशन लिखोगे, क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक, उसके बाद ए है, ए का डायमेंशन क्या होता है, एल टू। डायमेंशन क्या बन जाएगा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। डायमेंशन भी रट्टा, डायमेंशन भी रट्टा। सोच रहे हो मारना है, नहीं, डायमेंशन भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक ना। ये कैसे हुआ है ये समझना है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी है आपकी स्केलर। कैसे पता चलेगा स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो क्वांटिटी स्केलर निकल के आती है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्वांटिटी वेक्टर निकल के आती है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दोस्तों आपको इतनी बातें याद रखनी है। क्या क्या रखना है, ये फार्मूला, फार्मूले के बाद उसका यूनिट कैसे निकला है, जब निकला है कैसे तो याद रहेगा, उसके बाद डायमेंशन और ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, ठीक ना। कुछ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के से रिलेटेड बातें हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो आपके एग्जाम में आ जाया करती हैं, ठीक ना। इसको इरेज कर दूँ मैं, जो आपके एग्जाम में आ जाया करती हैं। जैसे मान लो दोस्तों ये कोई आपका अभी रहने देते हैं, ठीक है। अभी इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इतना ही रहने देते हैं। अभी गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में और चीज़ें ऐड करेंगे, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको इतना ही अभी याद करना है, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी। अगर आप ये छोटी सी कॉपी बना करके जो चीज़ें बताई जा रही है, जैसे जैसे बताई जा रही हैं वैसे आप लिख करके इन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए ना बहुत कारगर साबित होने वाला है। इतना चीज़ें दोस्तों जो पढ़ा रहे, पढ़ने के बाद जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन करने के बाद फिर आप PYQ उठा के देखो, तब आपको लगेगा काफ़ी हद तक PYQ आपके हो रहे हैं। लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं, जितना सब कुछ करा रहे हैं, उतना करने के बाद देखेंगे तब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दोस्तों, डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड से आपको याद आता है मास अपान वॉल्यूम, है ना। क्लास 9, क्लास 6, 7, 8 से सीखते चला रहे हैं। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपान वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अभी आप चौंक जाओगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपान, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपान वॉल्यूम, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपान एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपान एरिया होता है। अब आपके दिमाग में कैसे आएगा, आपने याद किया कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया के लिए डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए डिफाइंड है, किसी एरिया के लिए डिफाइंड है। तो डेंसिटी का मतलब ये नहीं होता कि डेंसिटी मतलब मास अपान वॉल्यूम ही रहे, ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी किसके लिए है, डेंसिटी किसके लिए है। अभी आगे आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वहाँ पे आएगा चार्ज अपान लेंथ। फिर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस अपान, वहाँ पे आ जाएगा चार्ज अपान एरिया। तो ये डिपेंड करता है किसके लिए डिफाइंड है, ठीक ना, किसके लिए डिफाइंड है। तो डेंसिटी किसके लिए, यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और फ्लक्स हमेशा एरिया के लिए बात हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात हो रही है, जब एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे एरिया आया। अगर ये वॉल्यूम की बात होता तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आता, ठीक ना। ये नहीं कि डेंसिटी मतलब वॉल्यूम आए, वॉल्यूम जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी किसके लिए डिफाइंड हो रही है। अब तो बात आसान हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ई ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसी को आप केवल ई ए लिख सकते हो। ई ए कॉस थीटा कॉस 0 मान लो, 0 वैल्यू 1 हो जाएगा तो ई ए। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए को आप ई ए लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे ई ए अपान एरिया की जगह पे ए, और ए से कैंसिल हो जाएगा,
तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों कमाल की बात यहाँ पे देखो क्या निकल कर आ रहा है, यही आपकी एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल है, ई के। तो जो ई का यूनिट है, ई का यूनिट क्या है, अरे भैया ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर। तो जो न्यूटन पर कूलम ई का यूनिट है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है, जो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। ठीक, ये यूनिट में कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे पूछता है ये क्वांटिटी कैसी है, ये पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्वांटिटी कैसी है। अब बताओ क्वांटिटी नहीं बता पाओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसकी इक्वल है, ई। और ई कैसी क्वांटिटी है, तो ई क्वांटिटी है वेक्टर। अगर ई वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी याद किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर था तो कह देंगे अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी होगा, जबकि वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो ये दोस्तों बहुत शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पढ़ाते पूरा एक लेक्चर पढ़ाते, लेकिन नहीं, लेक्चर में नहीं जाना अपने को टू द एग्जाम पॉइंट से लेके चलना है, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर कर सकें, वो भी मेन इंपॉर्टेंट बातें, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इतनी बातें भाई आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी देखा। अब क्या देखने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके दोस्तों कई सारे एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी इस वीडियो में गॉस लॉ बात करेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बात करेंगे, और साथ ही साथ गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ। अभी देखो हमने कूलॉम्स लॉ अभी तक आप बात ही नहीं किया, इसका मतलब है कूलॉम्स लॉ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे जो कूलॉम्स लॉ क्या, कि गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ कैसे निकाला गया है उसकी बात करेंगे, ठीक ना। देखो हमने कूलॉम्स लॉ कहीं नहीं बताया आपको कि कूलॉम्स लॉ F = K Q1 Q2 अपॉन R², कहीं नहीं। तो उसको हमें पता है कि आपने हदना दिन तक पढ़ा है, कुछ ना कुछ आपको याद है, उसको बगल में मेंशन कर लेंगे। देखो अगर नहीं याद है तो यही याद कर लो, कूलॉम्स लॉ यही है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को रट्टा नहीं मारना है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ ऐसे नहीं रट्टा मारना है, समय नहीं खर्चा करना है, फालतू जगह समय अपना नहीं खर्चा होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़े हो, लेकिन अब एग्जाम टाइम में क्या पढ़ना है वो मेरे अकॉर्डिंग आप बढ़िया तरीके से लेके चलो। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वर्ड में नहीं याद रखना है। गॉस थ्योरम के लिए फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि फाई ई। अब बताओ फाई ई अभी देख लिए ना, फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट याद हो गया होगा, यूनिट याद कैसे करोगे, फार्मूला मैंने बताया था, क्या फार्मूला बताया था, फाई ई = वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ से ई का यूनिट याद हो गया है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तुरंत आ जाएगा। तो ये फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई = क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए, इसी को हम लोग लिखते हैं Q/ε0, ठीक ना। ये पूरा फार्मूला है गॉस थ्योरम का। आप डिफिनीशन बनाने के लिए सिर्फ आप ये लाइन याद रख सकते हो, फाई ई = Q/ε0। मैं यहाँ पे Q बना दूँ, Q/ε0। यहाँ से दोस्तों आपको फार्मूला बना लेना है, डिफिनीशन बना लेना। कैसे बनाओगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। इस पूरे को क्या बोलोगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो यही वर्ड बनाओ, ये वर्ड इसलिए बनाओ ताकि आपको वाइवा अगर हो वहाँ पे आप गॉस थ्योरम अगर पूछे व्हाट इज गॉस थ्योरम,
तुरंत बता सको। अगर दोस्तों आपको नहीं वर्ड याद है, केवल यही बता दो फाई इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, तब भी एग्जामिनर आपका समझ जाएगा। तो वर्ड आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं वर्ड थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक, चले तो यहाँ से ये हो गया गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम केवल दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि ये वर्ड कम से कम ये फार्मूला याद रखो, वर्ड नहीं याद है कोई बात नहीं, ये फार्मूला याद रखो। ठीक, ये हुआ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के बाद प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम को अगर प्रूफ करने को आ गया तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक ना, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को प्रूफ कैसे करेंगे, तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। भाई डिफिनीशन यहाँ पे कह रहा है ना कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, तो कोई क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। और क्लोज्ड सरफेस हम क्या ले ले रहे हैं, एक स्फीयर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक स्फीयर। और ये दोस्तों पूरा स्फीयर है, बड़ा सा स्फीयर है, तो इसका पूरा एरिया हो जाएगा ए, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा एरिया ले रहे हैं। ये छोटा सा एरिया, और छोटे से एरिया को क्या बोलेंगे, समझ गए होगे, छोटे से एरिया को बोलेंगे डी ए। और एरिया दोस्तों होता है वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मेरा ये पाम है ना, हत्था है ना, ये वेक्टर, अगर ये इसका एरिया निकालेंगे वेक्टर क्वांटिटी होगा, एरिया क्या होगा, इसके ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये से ये एरिया है, इसका डायरेक्शन होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर भाई ऐसे हम तो खींच नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग दिखा देते हैं ऐसे, ये सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर हुआ डी ए। ठीक, अच्छा, अब अगर ये स्फीयर है और स्फीयर को जो चार्ज दिया, मतलब इसके सेंटर पे कोई चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज है ये प्लस क्यू, और आप दोस्तों आपको पता है प्लस क्यू से जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ई इधर। बताओ भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, कि ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से जो यहाँ पे ई बनेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे। ये तो आपने याद किया है, बहुत बार हमने याद किया कराया आपको, प्लस क्यू से अवे, माइनस क्यू से टूवर्ड्स। ठीक, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर डी ए, पूरा एरिया था ए, छोटा सा एरिया हुआ डी ए, इसका डायरेक्शन इधर। ठीक ना, चलिए अब इतने एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर पूरे एरिया से बात करते तो फाई ई होता, छोटे एरिया से छोटा फ्लक्स, छोटे फ्लक्स का सिंबल क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई, डी फाई ई क्या है, इस छोटे से एरिया से पास करने वाला फ्लक्स। और फ्लक्स का दोस्तों फार्मूला देखो हमने यहाँ पे लिखा है, फ्लक्स का फार्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ई का काम तो वेक्टर ई कर रहा है, लेकिन वेक्टर ए का काम डी ए कर रहा है। डी ए वेक्टर बोल देंगे ना, डी ए वेक्टर कर रहा है, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक, और आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब बताओ ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है, आपको अगर ऐसा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इनके बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू बच्चा जानता है कि 1 होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए। ठीक ना, अब ये छोटे से एरिया से इतने एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है। ठीक है ना, इतने एरिया से पास करने वाला एक आया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है। हमें क्या चाहिए, हमें तो पूरे एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं। क्या करते हैं कि जो ई है, ई क्या है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ पाए, मान चलो ये चार्ज हमारा प्लस क्यू, इस वाले चार्ज से ये वाला डिस्टेंस, अच्छा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा ना, रेडियस चाहे यहाँ पे आर दिखाओ, चाहे ऐसे आर दिखाओ, चाहे ऐसे आर दिखाओ, सब तो आ रही है ना, सब तो आ रही है। ठीक, अच्छा ये वाला अगर चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब बताओ ये वाला चार्ज है, इस वाले चार्ज से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप रजाई में बैठे हो, धीरे से बोलो क्या होगा।
इस वाले चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे अरे सर ये तो फार्मूला वो वाला फार्मूला है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। याद आ रहा है पहली वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या बताया था? फार्मूला E=K/r²। बोला था भैया इसको याद कर लो, एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में काम आया और यहाँ भी काम आ रहा है, यहाँ भी काम आ रहा है। इस फार्मूले का क्या नाम है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, इस के की जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r²। ठीक ना? के की जगह यहाँ पे 1/4πε0, बाकी आगे क्यों है? r² है। अच्छा, इसी ε0 को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी दोस्तों वैल्यू याद कर लीजिए। वैल्यू याद करेंगे ना तो यूनिट अपने आप याद हो जाएगा। कभी कभी यूनिट पूछ लेता है, रेयर केस में एग्जामिनर बैठा है ना, आपसे वाइवा में इसकी वैल्यू पूछ लेता है। इसकी वैल्यू याद कर लो। क्या याद कर लोगे? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक ना? तीसरी बातें तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये ई की जगह पे यहाँ पे रख सकते हैं। तो d फाई ई, तो d फाई ई इक्वल टू, डी फाई पर मैं देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो? बहुत बढ़िया, एकदम सब बात बहुत बढ़िया दिख रहा है, कमाल का दिख रहा है। तो d फाई ई इक्वल टू ई की जगह यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? 1/4πε0 Q/r²। और आगे क्या है हमारा? dA। चाहे वैल्यू बाद में रखते चाहे पहले रख दे, अपने ऊपर है, कब रखना है ये अपने ऊपर है। ठीक है, हमारा मन कहा अभी रख देने को, या तो फिर हम इंटीग्रेशन के बाद रख सकते थे। ठीक ना? अभी दोस्तों ये क्या है? डी क्या दिखा रहा है कि छोटे से एरिया से पास करने वाला फ्लक्स आया है। हमें क्या चाहिए? पूरे एरिया से पास करने वाला फ्लक्स चाहिए। अब बताओ, जब छोटा मिल जाए बड़ा चाहिए, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। छोटा मिल जाए बड़ा चाहिए, क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। याद कर लो, छोटा मिल गया बड़ा चाहिए, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। बहुत बार ये बात मैं बोलूँगा, छोटा मिल गया बड़ा चाहिए, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो अब ज़्यादा चाहिए, इंटीग्रेशन। देखो ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r²। आगे क्या है? dA। और डी फाई ई अभी पिछली क्लास में आया था, ऐसे आया था। बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या बताए थे? बताओ, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपने बताया था W। वैसे दोस्तों डी के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है, समझ जाओ इसको, इंटीग्रेशन करो ही मत। डी के आगे कुछ नहीं लिखा है, पिछवा वाला इंटीग्रेशन हो जाता है। एग्जामिनर थोड़ी तुमसे पूछेगा कि कपिया में यहाँ बताओ कैसे इंटीग्रेशन किए। देखो, डी के आगे कुछ नहीं लिखा है तो पिछवा वाला इंटीग्रेशन, डी के आगे कुछ नहीं लिखा है पिछवा वाला इंटीग्रेशन, पिछवा का है फाई ई। फाई ई इक्वल टू, इस पे आ जाओ, इस पे देखो डी किसके साथ लगा है? डी भैया लगा है ए के साथ, डी लगा है ए के साथ। तो ए वाला टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कहाँ है? कांस्टेंट है। ए वाला टर्म वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ए वाला टर्म कहीं और है? बताओ, इसमें कोई नहीं है, बाहर कर लो। तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। बचा क्या बेचारा? dA। अब बताओ dA का इंटीग्रेशन। dA का इंटीग्रेशन ये बार ट्रिक लगाओ कि डी के अगमा कुछ नहीं है, डी के अगमा कुछ नहीं है तो पीछे वाला इंटीग्रेशन, पीछे क्या है? ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए। क्या बात है? तो फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² डी ए का इंटीग्रेशन ए। और ए क्या है? एरिया, स्फीयर का एरिया। स्फीयर का एरिया क्या होता है? याद है किसी को? स्फीयर का एरिया होता है दोस्तों 4πr²। स्फीयर का एरिया हो जाएगा आपका 4πr², 1/4πε0 Q/r²। और एरिया जगह पे 4πr²। देखो r² कट गया, 4π कट गया, तो फाई ई इक्वल टू क्या मिला? Q/ε0। फाई ई क्या मिला? Q/ε0। देखो फाई इक्वल टू Q/ε0। क्यू इन क्यों लिखा गया? क्योंकि ये अंदर का चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे क्यू इन लिख दिया जाता है। बताओ डेरिवेशन कितना इजी है? गॉस थ्योरम का डेरिवेशन कितना इजी है? मज़ा आया ना? तो छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से, अब देखो अगर आपको ये ε0 वैल्यू नहीं याद थी तो याद कर लीजिए। इसका यूनिट आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, वाइबा में भी पूछ लेता है।
ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, प्यारा सा डेरिवेशन, एकदम ईजी डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया तरीके से गॉस थ्योरम और प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे एक आध दो नोट पॉइंट हम लोग ऐड करना चाहेंगे। नोट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली बताया था ना कि गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे तो वहाँ पे उस नोट पॉइंट को ऐड करेंगे जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो पहले आप इसको बढ़िया तरीके से, इसको बढ़िया तरीके से नोट करिए। देखिए वर्ड है कहीं ज़्यादा, कुछ वर्ड नहीं है, तो वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जब चीज़ें आप समझे रहेंगे थोड़ा बहुत वर्ड आप बना लेंगे, ठीक ना। चलिए भाई इधर देखो, मैं यहाँ पे नोट पॉइंट ऐड कर दूँ। नोट पॉइंट ऐड ये कर दें, जैसे देखो यहाँ पे पहला नोट पॉइंट, अगर कोई हमारा इनक्लोज सरफेस ऐसा है, ये हमारा क्या है, कोई इनक्लोज सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है, मान लो Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 ऐसे चार्ज है, ठीक है। तब इस सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तब इस सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। मतलब टोटल चार्ज करना है तो भैया इन सभी को क्या कर देना, ऐड कर देना। देखो कैसे, फाई इक्वल टू 1/ε0 सम कर देना, टोटल कर देना, यानी Q1 प्लस Q2 करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Q4। ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो मैंने Q1 Q2 रखा है ना, ऐसे वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक ना। जैसे अगर यहाँ पर मान चलो 3 कूलाम, यहाँ पे -5 कूलाम, जैसे देख लो ये क्वेश्चन है, समझ लो ये है कि -2 कूलाम प्लस 6 कूलाम -7 कूलाम ऐसे चार्ज दिया है। तो आप इन्हीं का सम कर लो, -7 -2 -9, -9 में 6 जाएगा -3, तो -3 माइनस आंसर हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू -3/ε0 -3 कूलाम अपान ε0। तो 3/ε0 वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक ना। चले और देखो एक आक और देख लो। अगर दोस्तों कोई आपका, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा, अगर कोई ये आपका ऐसे कोई सरफेस है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, ये क्या रखा गया है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, तब इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर एक डाइपोल रखा गया है, तब उसे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब देखो इससे पास, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अगर ये डाइपोल है यहाँ पे माइनस क्यों होगा, यहाँ पे प्लस क्यों होगा। अब जब ऐड करोगे माइनस क्यों प्लस क्यों, अगर ये भाई माइनस क्यों प्लस क्यों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जब करोगे 1/ε0 माइनस क्यों प्लस क्यों, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिला, 0 मिला, ठीक। अगर दोस्तों यही अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके बाहर कोई चार्ज रखा गया है, तब इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब भी क्या हो जाएगा, Q∞/ε0 होता है। तो Q∞ अंदरमा, तो अंदरमा Q मतलब अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो Q∞ की जगह पे 0/ε0 क्या मिल जाएगा, 0। मतलब चार्ज कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। बाहर कितनो चार्ज रहे कोनो मतलब नहीं होता, ठीक ना। दोस्तों यहाँ से ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन के आते हैं। अगर आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया है, ये हमने जो बातें बता दी हैं आप बना करके अपने नोट्स कॉपी में ऐड कर लेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गॉस थ्योरम हो गया और प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लें, क्या, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक ना। चलिए भाई मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से आप लोग अपने नोट्स कॉपी में बढ़िया तरीके से एकदम नोट कर लीजिए ना। चलिए भाई आपने को क्या देखना दोस्तों, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ तभी हमने कुछ नहीं बताया आपको, कूलॉम्स लॉ हमने कुछ नहीं बताया है, और कूलॉम्स लॉ आपको याद भी नहीं करना, केवल फार्मूला याद करना है। क्या बात है, केवल दोस्तों फार्मूला देखो। कूलॉम्स लॉ का फार्मूला क्या है, F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2/r²। ये है दोस्तों आपका कूलॉम्स लॉ, बस यही इतना याद रखना है। और अगर थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है,
वो सब आपके एग्जाम में उतना आते नहीं है, और जब ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बातों को मेंशन करेंगे, लेकिन अगर जानना ही चाहते हैं थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। ये फोर्स है ना, एफ फॉर फोर्स, ये फोर्स है दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। कब? जब दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में है तब। जब हमारे दोनों चार्ज दोस्तों एयर या वैक्यूम में हैं तब उनके बीच में लगने वाला ये फोर्स है। अगर हमारे दोनों चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हैं, अगर हमारे दोनों चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हैं तब उनके बीच में लगने वाले फोर्स को लिखेंगे एफ एम। और जो ये स्मॉल के है ना, स्मॉल के की जगह यहाँ पे चेंज हो जाता है, इसीलिए बता रहे हैं क्या चेंज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। और आपको एक बात और बता दें, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो ये स्मॉल के है इसकी जगह यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लेकिन जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, M फॉर मीडियम, जब किसी मीडियम में आ जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के आ जाएगा, कैपिटल के Q1 Q2/R²। ठीक ना? तो ये एयर के लिए है, ये एयर चाहे इसको बोलो, दोनों फार्मूले सेम है ना, बस यहाँ पे की जगह पे ये लिखा गया है। और ये क्या है? किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। ठीक। अब दोस्तों ये जो के है, के के बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बहुत सारे होते हैं तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू, जैसे एयर या वैक्यूम है, एयर आर वैक्यूम है, तो एयर आर वैक्यूम है, इसके लिए कैपिटल के की वैल्यू क्या हो जाता है? 1। ठीक ना? कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए कैपिटल के की वैल्यू क्या हो जाता है? कैपिटल के इज़ ग्रेटर देन 1, कैपिटल के इज़ ग्रेटर देन 1। अगर दोस्तों कोई कंडक्टर है तो उसके लिए के की वैल्यू हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक ना? ये बात अगर आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इन दोनों के मुकाबले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तो वहाँ पे सब बातों को मेंशन करेंगे, लेकिन साथ साथ में अभी से देखते रहेंगे ना, जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे आप खिलखिला उठेंगे, कहेंगे वाह सर ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा है पहले से, तब मज़ा आएगा। तो ये फार्मूला हुआ एयर के लिए, ये फार्मूला हुआ किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, बाकी के की वैल्यू अलग अलग के लिए। ठीक ना? बस गॉस कूलॉम्ब सलाब में आपको इतना याद रखना है। गॉस थ्योरम तो आपने याद ही कर लिया है। गॉस थ्योरम क्या याद कर लिया है कि फाई E = Q/ε0। ठीक है, तो गॉस थ्योरम याद है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गॉस थ्योरम से कूलॉम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे। गॉस थ्योरम से कूलॉम्ब्स लॉ को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे वही आपको देखना है। ठीक ना? तो प्रूफ करने के लिए दोस्तों अब गॉस थ्योरम आया है, तो गॉस थ्योरम जब भी आएगा तो आप क्या करोगे? एक गॉसियन सरफेस लोगे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। तो ये देखो हमारा हो गया क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस हमने क्या ले लिया? कोई स्फीयर ले लिया। देखो मेरा स्फीयर बड़ा सही बन रहा है ना, अपनी तारीफ खुद से कर रहा हूँ, तुम लोग तारीफ करती नहीं हो। तो हमने क्या किया? एक कोई स्फीयर ले लिया, और स्फीयर ले लिया, स्फीयर को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज्ड सरफेस में ये हमारा पूरा एरिया होगा बड़का ए, और यहाँ पे जो छोटा सा एरिया होगा छोटका ए। नहीं, छोटका ए एरिया नहीं होता है, छोटका ए फिजिक्स में एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। अच्छा, छोटा सा एरिया बोलेंगे डी ए। क्या बोलेंगे? डी ए। और डी ए का जो डायरेक्शन होगा ये देखो ऐसे हो जाएगा, डी ए का डायरेक्शन वेक्टर ए। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लस क्यू चार्ज से सेंटर पर चार्ज है, ये सेंटर पर चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, उसको मैंने बोला वेक्टर ई। ठीक। और ये जो हम इससे से मिला दे रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, और ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक ना? मजा आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो इतने से एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी फिर आया था, इससे पहले भी गॉस थ्योरम में प्रूफ किया था एकदम वैसे। यहाँ पे छोटे से एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? छोटा सा होगा। अब देखो, अगर मान लो वर्ड आपको लिखने की बहुत ज़्यादा शौक रहेगी तो क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एरिया डी ए वेक्टर इज, बस ऐसे लिख दो। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या? डी फाई ई = वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक ना? और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा।
उसको बढ़ाते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल, और यहाँ पे दिख रहा है कि ई और डी ए के बीच का एंगल क्या है, 0, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए। और दोस्तों पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा होल सरफेस के लिए डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। वहाँ पे हमने ई की वैल्यू रख दिया था, तो हमने बताया था ना, तो कि हम लोग मनमौजी हैं, मन कहे ई की वैल्यू पहले रख दो, मन का इंटीग्रेशन के बाद रखो, तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया था, पहले रख दिया था, ये अपने ऊपर है, इंटीग्रेशन के बाद रखो। अब क्या हो जाएगा डी फाई ई, अब देखो वही तरीका, एक लाइन ऑफ मैं कर दूँ तब समझ आएगा, डी फाई ई इक्वल टू ई को बाहर याद दो, क्यों ई को बाहर आ रहे हैं, क्योंकि डी तो हमारा ए के साथ लगा है ना, देखो डी किसके साथ लगा है, ए के साथ, डी लगा है ए के साथ, इसका मतलब ए वाला वेरिएबल है, बाकी ई वाला कांस्टेंट है, ई को बाहर कर दो, देखो ई बाहर हो गया, अंदर रहा केवल डी ए। अब बताओ, याद करो, जैसे ने बताया था डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, आपने क्या बताया था, डब्ल्यू, क्यों बताया था, क्योंकि डी के अगमा कुछ नहीं है, तो वैसे डी के अगमा कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा फाई ई इसका इंटीग्रेशन, डी के अगमा कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ए इंटीग्रेशन, अगर डी के आगे कुछ नहीं है तो पिछवा वाला इंटीग्रेशन, तो डी फाई ई का फाई ई इक्वल टू ई और डी ए का ए, और फाई ई की जगह पर लगाओ भाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहाँ गया, ये भाई मैंने इरेज कर दिया, गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू, याद हो गया ना, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही तो है गॉस थ्योरम, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे फाई ई की जगह पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई और ए की जगह पे एरिया का फार्मूला लगा दो, एरिया का फार्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। वाह गजब, देख लो, ई इक्वल टू 4 पाई इधर चला आया, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, क्यों पहले से है, ठीक है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। अपने को चाहिए था तो कूलॉम्स लॉ, अपने को चाहिए तो कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में आता है फोर्स, चाहे ये वाला फार्मूला निकालेंगे भाई, ये वाला, ठीक ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब के की जगह पे ये हमने तो मतलब 4 पाई आर स्क्वायर मिला है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आ रहा है, तो मतलब के की जगह पे ये वाला आ रहा है, कोई बात नहीं, चाहे ये लाओ चाहे ये लाओ, तो अपने ऊपर है भाई। तो अपने को लाना है फोर्स, और फोर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, लो भाई फोर्स कहीं दिख ही नहीं रहा है, बवाल हो गया। अब क्या करें, फोर्स लाना है भाई, फोर्स कहाँ से आएगा, सोचो जरा, सोचो भाई, फोर्स कहाँ से आएगा, देखो फोर्स दोस्तों यहाँ से आएगा। अब दोस्तों अगर ये चार्ज है तो ये चार्ज कहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हम यहाँ पे दोस्तों कोई हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर देखो, इस वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज आ गए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो उसको क्या बोलेंगे फार्मूले को, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये देखो यहाँ से अपने को फोर्स मिल गया। अब फोर्स F इक्वल टू क्यू नॉट और E के प्लेस पर ये वाला फार्मूला, E के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब बताओ भैया ये कूलॉम्स लॉ है कि नहीं, कूलॉम्स लॉ में दो चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज है क्यू और क्यू नॉट, और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। आप चाहो इसी फार्मूले कैसे बना दो, F इक्वल टू स्मॉल के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ये लाइनियाँ जो आपकी ये बन गई है ये वाली, ठीक ना। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गॉस थ्योरम से कूलॉम्स लॉ को डिटेक्ट करते हैं। देखो कितनी आसान लाइन है, कितनी प्यारी लाइन है, कितना प्यारा सा डेरिवेशन है, मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है ना डेरिवेशन सीखने में, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है कि हम पता न कहाँ उड़ा के पढ़ा रहे हैं, सब बाउंसर जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना सब बाउंसर जा रहा है। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कम पढ़ा है, मैं ये मान चल रहा हूँ आपने कम पढ़ा, इसलिए आपको देखो हर एक चीज़ को बताता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे, ताकि थोड़ा से कुछ मौज मस्ती की तरह से, कुछ हंसी मजाक की तरह से हम लोग सीखें, और विदाउट टेंशन, बिना
मतलब टेंशन लिए, बस ये लगे कि मज़ा आ रहा है। जब दोस्तों लगने लगेगा कि आपको मज़ा आ रहा है, यकीन मानिए कि जो आप आधा घंटा पढ़ते हो ना, 1 घंटा अपने आप पढ़ना शुरू कर दोगे। बस केवल मज़ा आना चाहिए। अब आपको मज़ा दिलाना हमारा काम है और आपको मज़ा दिला के रहेंगे। बस चीज़ें थोड़ा सा आप क्या करिए कि जब भी पढ़ने बैठिए रफ और कॉपी या पेन के साथ हमेशा बैठिए। ऐसे नहीं कि वीडियो हमारा चालू कर दें और हम चलते रहें, बोलते रहें, आप सुनते रहें और 2 मिनट के बाद आप हमें हटा दीजिए। ऐसे नहीं दोस्तों, आप जब भी बैठिए, यानी कि अगर आपको कुछ और देखना है पहले उसको देख लीजिए, तब हमें देखना शुरू करिए। और आप जब भी हमें देखिए रफ पेन और कॉपी के साथ, ठीक ना। चलिए भाई, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या क्या सीख लिया, बहुत कुछ सीखा यार। आज की क्लास में हमने पहले क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सीखा, उसके बाद हमने गॉस थ्योरम सीखा, फिर गॉस थ्योरम का प्रूफ किया, और उसके बाद हमने डिटेक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी मिला जुला के 4-5 चीज़ें सीखा। तो अब इतनी चीज़ें जो सीखे हैं ना, इसको क्या करिएगा, अभी आप कॉपी में लिखे ही होंगे। उसके बाद वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। आप इसको एक बार दोस्तों अपने मन से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ ही साथ जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको एक बार हल्का हल्का ज़रूर दोहराते रहिए। अब पिछली वाली जो क्लास में पढ़े होंगे, पिछली वाली क्लास में जो दोस्तों पढ़े होंगे, क्या अब आपको लग रहा है कि उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? 1-2 बार आप लिख लिए होंगे, आप ऐसे खाली कॉपियाँ पलटते होंगे पेजवा ना, तभी आपको लगता होगा अरे हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये ऐसे है, ये कॉमन उमन सब याद आ जाता होगा कि हाँ ये कॉमन लिया गया, यहाँ पे ऐसे किया गया है। तो आप पुरानी वाली चीज़ों को एक बार जरूर पलट लिया करिए, ठीक है। अगर आपको लगा कर भूल रहे हैं तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, पढ़ो मत, केवल लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर लग रहा है नहीं याद है तो केवल एक बार पन्ना पलट लो कि हाँ देख लो एक बार सरसरी निगाह से, ठीक है, और एक बार किसी भी टाइम उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो ऐसे जब करोगे ना, देख लो अभी 3 वीडियो हुआ है, 3 ही वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो बताओ, मैं उसका उपचार बताऊँगा, देखूँगा तुम्हारे अंदर क्या कमी हो रही है, ठीक ना। तो आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ा, 3 वीडियो भी मिली कि सिर्फ 3 वीडियो। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। अब अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसके लिए हमें 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, और 2 वीडियो में पूरा देखेंगे, यानी 5 वीडियो में आपका ये पहले चैप्टर का पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। उसके बाद 4-5 वीडियो लगेगा न्यूमेरिकल का। सोचो जितना डेरिवेशन का उतना मैं न्यूमेरिकल का भी अहमियत दे रहा हूँ, ताकि आपको न्यूमेरिकल में बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक है। और अब की बार 90 पार का नारा अपने मन में ऐसे दोहराते रहिए, अब की बार 90 पार, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब की बार 90 पार। ऐसे जब मन में आप बोलते रहेंगे ना, तो आपके अंदर जो थोड़ा सा पढ़ने की जो थोड़ा सा रुचि कम है, वो रुचि और अपने आप बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय।